हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होंगे और खूब सारी मेहनत करेंगे ताकि अपने माँ बाप, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करें। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और उसका फार्मूला हमने पढ़ लिया था। क्या था वो बच्चों? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उसका एरिया ए हो और प्लेटों के बीच में गैप डी हो, तो उसकी जो कैपेसिटेंस आई थी, यानी चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी आई थी, वो आई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट है फैरेड। तो देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि एरिया दिया हुआ है आपको 1 मीटर स्क्वायर, वैसे काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इतनी बड़ा एरिया की प्लेट है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। और मैं कह दूं इनके बीच में जो गैप है वो 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का है। तो बताइए ज़रा कैपेसिटेंस कितनी होगी? अब सेल नोट की वैल्यू आपको पता है, 8.8 इंटू 10 की पावर -12। एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय गैप 10 की पावर मिलीमीटर है, मिली को हटाना पड़ेगा, 10 की पावर -3 मीटर। अब सारा SI में हो गया, तो कैपेसिटेंस आ गई बच्चों 8.8 इंटू 10 की पावर कितना? -9 फैरेड। देखिए बहुत स्मॉल आई है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा एरिया लेने के बाद 1 मीटर स्क्वायर एरिया, गैप थोड़ा सा कम, तो गैप कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए 10 की पावर मैंने काफ़ी कम गैप लिया है, फिर भी कैपेसिटेंस आई है 10 की पावर -9 फैरेड। यानी फैरेड एक स्मॉल यूनिट नहीं है, कैपेसिटेंस की बहुत बिग यूनिट है फैरेड। थोड़ा सा और एलेबोरेट करके दिखाता हूँ। मान लो उल्टा कर लो, आप कह दो कि सर कैपेसिटेंस अपने को 1 फैरेड बनानी है, 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनानी है और गैप हमें लेना है 1 सेंटीमीटर। आप बताइए कितने एरिया की प्लेट लेनी पड़ेगी, कितने एरिया की प्लेट लेनी पड़ेगी? मैं आपको इस बात से सिर्फ ये फार्मूला तो मैं यही लगा रहा हूँ, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए दे दिया, डी दे दिया, तो सी निकाल दिया। पर मैं ये जो दिखाना चाह रहा हूँ, देखो बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, गैप काफ़ी कम लिया, फिर भी कैपेसिटेंस बहुत स्मॉल आई है फैरेड के अंदर। यानी फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। इस बात को देखने के लिए आप एक और एग्जाम्पल देखो। अगर आपको 1 फैरेड कैपेसिटी बनानी है और आपने गैप ले लिया 1 सेंटीमीटर का, तो एरिया देखिए कितना होना चाहिए। तो सी इज इक्वल टू फार्मूला लगाइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू रखिए 1 फैरेड, डी का वैल्यू रखिए 10 की पावर -2। सेंटीमीटर का मीटर बना दिया मैंने, 10 की पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिए 8.8 इंटू 10 की पावर -12। अगर आप इसे सॉल्व करें तो कितना आया? देखिए ये कट गया, -10 बच गया, ऊपर ले जाएं 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 10 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 10 मीटर स्क्वायर। दैट इज वेरी वेरी लार्ज एरिया। देखिए 10 की पावर -2, यहाँ -12 है, नीचे बच गया -10, ऊपर ले गए 10 की पावर +10, यानी वेरी लार्ज एरिया हो गया। बहुत बड़ा एरिया चाहिएगा हमें कितनी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए? 1 फैरेड। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, जस्ट एक रफ एस्टिमेट दिया है कि 1 फैरेड कैपेसिटी बनाने के लिए हमें बहुत लार्ज एरिया की प्लेट चाहिए। यानी कि कैपेसिटी 1 फैरेड एक बहुत लार्ज वैल्यू है, बहुत। इसीलिए जो हमारे जो नॉर्मल कैपेसिटर्स होते हैं बेटा, वो पिको फैरेड में, माइक्रो फैरेड में, नैनो फैरेड में। पिको यानी इस तरह से पिको लिखा हो, पिको फैरेड का मतलब हो गया -12 फैरेड, ये याद कर लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो फैरेड लिखा हो 10 की पावर -9 फैरेड, माइक्रो फैरेड लिखा हो 10 की पावर -6 फैरेड। ये बहुत कॉमनली यूज होंगे ये तीनों वर्ड, तो याद कर लें। पिको फैरेड का मतलब, पिको मतलब 10 की पावर -12, नैनो मतलब -9, माइक्रो मतलब -6। तो जनरली जो कैपेसिटेंस क्वेश्चंस में आपको दी हुई मिलेगी वो आपको मिलेगी माइक्रो फैरेड में, नैनो में या पिको फैरेड में, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। चलिए अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा और कौन से डिज़ाइन हो सकते हैं। तो 2 तरह के कैपेसिटर और हो सकते हैं।
जो मैंने कल आपको बताया भी था उसे पढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की। देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होगा, ये एक सिलेंडर ले लिया, इसके चारों तरफ एक और सिलेंडर है ऐसे, इस सिलेंडर पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी इनर सरफेस पे इंडक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो ये जो दूसरा सिलेंडर है उसकी इनर पोर्शन पे इंडक्शन की वजह से बेटा आ जाएगा माइनस क्यू, और बाहर आ जाएगा प्लस क्यू, और मैंने बाहर वाले टर्मिनल की कर दी अर्थिंग। तो मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा चुका हूं, ये बाहर वाला चार्ज सारा अर्थिंग की वजह से गायब हो जाएगा, यानी ये चार्ज हो गया जीरो। याद रखें बेटा, जब यहां प्लस क्यू देंगे तो सिलेंडर के इनर पोर्शन पे माइनस क्यू आएगा, आउटर पोर्शन पे प्लस क्यू आएगा। अगर मैंने अर्थिंग कर रखी तो आउटर का चार्ज गायब हो जाएगा और अगर ये गायब हो गया तो देखिए ये बच गया सिस्टम। इनर सिलेंडर पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, और इसका जो लेंथ है वो L है, और क्या गिवन है, इसकी जो इनर रेडियस है अंदर वाले की वो R1 है, और इसकी जो आउटर वाले की रेडियस है वो R2 है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की क्या बताओ, कैपेसिटेंस बताओ। कल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की देखी थी, आज हम देख रहे हैं किसकी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो बेटा क्या करना है सवाल में, सीधा सा फार्मूला एक ही है कैपेसिटेंस का। जो कैपेसिटर पे चार्ज है, कैपेसिटर का चार्ज मतलब इस प्लेट का प्लस क्यू होगा तो उस प्लेट का माइनस क्यू होगा, जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस सिलेंडर एंड दिस सिलेंडर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी प्लेट का निकालना है, पॉजिटिव प्लेट, ये वाली प्लेट है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट यानी पॉजिटिव सिलेंडर और नेगेटिव सिलेंडर के बीच में यहां क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पॉजिटिव प्लेट माइनस में नेगेटिव प्लेट, इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसका फार्मूला बेटा हमें याद है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन, और ई किसकी लैंग्वेज में होना चाहिए, आर की लैंग्वेज में होना चाहिए, ई होना चाहिए आर की लैंग्वेज में इंटू डी आर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, फाइनल होगी प्लस प्लेट, इनिशियल होगी माइनस प्लेट। ये देखो अगर हम यहां प्लस लिख रहे हैं और यहां माइनस लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा फाइनल और ये कहलाएगा इनिशियल। यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, यानी R2 रेडियस से R1 रेडियस जाएंगे हम, R2 रेडियस से R1 रेडियस जाएंगे, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्लस माइनस, पॉजिटिव वाले पोटेंशियल में से घटा रहे हैं नेगेटिव वाला। अगर पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला घटा रहे हैं तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा, और फाइनल माइनस इनिशियल तो लिमिट होती है इनिशियल से फाइनल, तो यहाँ R2 से जाएंगे हम R1 तक। चलिए अब सवाल उठता है कि सर ये E कैसे पुट करेंगे। आपको इसके ऊपर Q चार्ज दिया हुआ है, आप यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर पॉइंट ले लें, R दूरी पर, सिलेंडर के सेंटर से R दूरी पर पॉइंट ले लें, और इस पॉइंट के ऊपर पहले लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें पता है, हम गॉसेस लॉ से निकाल सकते हैं। वायर का फील्ड, ये क्या मान लो इसको वायर, और वायर के बाहर R दूरी पर फील्ड लिखना हो तो उसका फार्मूला था बेटा, याद करें, किसका तो फील्ड यहाँ आएगा ही नहीं, नेगेटिव वाले सिलेंडर का अंदर फील्ड है जीरो, केवल इस पॉजिटिव वाले सिलेंडर का आएगा और बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉजिटिव सिलेंडर बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ वायर। और वायर का फील्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो था 2k लैम्डा बाय स्मॉल r, 2k लैम्डा बाय स्मॉल r, 2 की जगह 2k की जगह k, लैम्डा देखिए कितना है, लैम्डा होता है बेटा चार्ज बटा में लेंथ, चार्ज अपॉन में लेंथ, 2k, चार्ज की वैल्यू बताइए कितनी है, q है, और लेंथ कितनी है l, तो लैम्डा की जगह रखेंगे q बाय l, और नीचे है r। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, देयरफॉर क्या आ गया बताइए जरा, देयरफॉर डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, यहां रख देंगे सारी वैल्यू उठा के यहां पे, तो माइनस 2kq डिवाइडेड बाय RL इंटू है dr,
और इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं। -2k³ बाहर आ गया, 2 फिक्स, k फिक्स, q फिक्स, l भी फिक्स है, l भी बाहर आ गया, ये l फिक्स है, r वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन बचा किसका? 1/r dr का। देखिए यहाँ क्या बचा, 2 बाहर आ गया, k बाहर आ गया, q बाहर आ गया, l भी बाहर आ गया, सिर्फ बचा 1/r और dr, 1/r और dr। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? -2k³/l 1/r dr कंडीशन ln r। r की लिमिट कहां से कहां रखनी है? r2 से r1, तो r2 से लेकर r1 तक। लिमिट को पलट दें, माइनस का प्लस हो जाएगा। देयरफॉर मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ऊपर थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, ये हटा देता हूं। देखिए देयरफॉर डेल्टा v इक्वल टू कितना आ गया? लिमिट पलट रहा हूं, 2k³/l ln r, और उसकी लिमिट हो गई r1 से r2। जब r1 से r2 लिमिट करेंगे, जब ये लिमिट को पलटेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, लिमिट को पलटेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, कर दिया प्लस। अब ये लिमिट पुट करें, 2k³/l ln r2 माइनस हो जाएगा ln r1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln x माइनस ln y का फार्मूला होता है ln x डिवाइडेड बाय y, यानी r2 डिवाइडेड बाय r1 हो जाएगा। तो इसको हटा के मैं सीधा लिख देता हूं r2 डिवाइडेड बाय r1। अब हम यूज करते हैं, अब हमने डेल्टा v निकाल लिया किसकी लैंग्वेज में? q की लैंग्वेज में। तो c का फार्मूला था q/डेल्टा v, पहले हमने डेल्टा v निकाला, देखिए आराम से। डेल्टा v का फार्मूला क्या? -EdR का इंटीग्रेशन, e की वैल्यू रख दी 2k λ/r, लैम्डा की जगह q/l रख दिया, फिर सारे जो फिक्स थे वो बाहर ले गया, 1/r dr का ln r हो गया। लिमिट r2 से लेकर r1 थी, लिमिट पलट दी, माइनस का प्लस हो गया, यानी हमने डेल्टा v निकाल लिया। अब मैं सारी बातें हटा देता हूं, इनकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब एज सी किसके बराबर है बताइए? एज सी इज इक्वल टू है किसके बराबर? Q/में डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू ये रही, पुट कर दें। देयरफॉर C इज इक्वल टू आ गया Q/2kQ डिवाइडेड बाय L इंटू ln R2 डिवाइडेड बाय R1। तो Q से Q बेटा हो गया कैंसिल, L चला गया ऊपर, और k की वैल्यू रख दो 1/4πε0। तो 4k की जगह मैं यहां कर देता हूं, नीचे ही कर लेते हैं पहले। c इज इक्वल टू 1/2k की जगह रख दिया 1/4πε0, नीचे है l ln r2 डिवाइडेड बाय r1, 2 to the 4, ये सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। देयरफॉर c का वैल्यू आ गया कितना? 2πε0, 2πε0 l, ये l ऊपर चला गया, 2 भी ऊपर, पाई भी ऊपर, ε0 भी ऊपर, l भी ऊपर, डिवाइडेड बाय आ जाएगा कितना? ln r2 डिवाइडेड बाय r1। ये हो गई कैपेसिटी। अब फिर से ध्यान दें, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का भी किससे कोई लेना देना नहीं है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे चार्ज कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे चार्ज ना हो। चार्ज और डेल्टा V से इंडिपेंडेंट है क्या चीज? C डिपेंड करेगा लेंथ कितनी है, ये इनर रेडियस R1 कितना है, ये आउटर रेडियस R2 कितना है, R1 और R2 पे डिपेंड करेगा और लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस बच्चों हमेशा डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करेगी? चार्ज कितना दिया और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला टॉपिक हम करते हैं कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अलावा अगर हमें चाहिए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चाहिए। स्फेरिकल कैपेसिटर के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्फेरिकल शेल है जिस पे दिया हुआ है चार्ज Q, सेम तरीके से करेंगे हम, और उसके चारों तरफ एक और कोसेंट्रिक शेल है, अंदर वाले की रेडियस R1 है, बाहर वाले की रेडियस R2 है। हाँ फार्मूले बेटा याद करते चले,
पिछले का फार्मूला था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय ln R2, बड़ी रेडियस डिवाइडेड बाय स्मॉलर रेडियस। अब बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर की। ये रेडियस R1 है, इस पे चार्ज Q है, ये रेडियस R2 है, तो इस Q की वजह से यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, सेम स्टोरी, जल्दी जल्दी बोलो, -Q इंड्यूस हो जाएगा। बाहर क्या इंड्यूस हो जाएगा, +Q, मैंने बाहर वाले की कर दी, अर्थिंग करने से बाहर का +Q हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, गायब हो जाएगा, गायब हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का C निकालना है, और C का फार्मूला क्या है जल्दी बताइए, Q बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी को तब तक बदलेंगे जब तक वो किस में ना आ जाए, Q में ना आ जाए। अब डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, एक ही फार्मूला था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, -ER/dr और उसका इंटीग्रेशन। लेकिन डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, किसका लिखना है, पॉजिटिव के पोटेंशियल में से घटाना होता है नेगेटिव का, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव घटाना होता है, नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं। तो डेल्टा वी है पॉजिटिव के पोटेंशियल में से नेगेटिव का घटाएंगे, इज इक्वल टू माइनस लिमिट। लिमिट कहां से कहां, ये हो गया हमारा, याद रखें पॉजिटिव वाला फाइनल है और ये वाला इनिशियल है, यानी ये है हमारा इनिशियल और ये है हमारा फाइनल। तो अगर ये इनिशियल है तो इनिशियल की लिमिट हुई R2 और फाइनल की लिमिट हुई R1, तो R की जो लिमिट होएगी वो R2 से R1। अब बचा ER का वैल्यू, बताइए सेंटर से कितनी दूरी पर, ना R1 लेंगे ना R2, हमें लिखना है R दूरी पर फील्ड। सेंटर से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, यहां फील्ड का फार्मूला रखना है, फंक्शन रखना है, फील्ड का फंक्शन रखना है। तो R दूरी पर फील्ड का फंक्शन क्या होगा, इस शेल का तो हो जाएगा 0, शेल के अंदर, शेल की प्रॉपर्टी बढ़ाई थी बेटा, शेल के अंदर शेल का फील्ड होता है 0, इस शेल के अंदर, ये बताई थी बात, ये कोई शेल हो, इस शेल की वजह से यहां कितना फील्ड होता है 0। और बाहर वाले बिंदु के लिए शेल यूं बिहेव करती है जैसे कि वो हो पॉइंट चार्ज, तो बाहर वाले बिंदु पे होता है KQ/R²। तो आप बताइए जल्दी करके, यहां किसका फील्ड आएगा, इस पॉइंट के ऊपर, इसका तो 0 हो गया, इस सफियर का आएगा, और ये बाहर वाले बिंदु के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ फील्ड हो गया KQ/R²dr। सॉल्व करिए फटाफट इसको, फटाफट सोल्व करिए, -KQ बाहर आ गया, 1/R²dr का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, 1/R²dr का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, -1/R होता है, तो आंसर आ गया KQ 1/R। अब R की लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ है, R2 से R1, R2 से R1, ये है डेल्टा वी, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू आ गया KQ 1/R1 माइनस 1/R2। इसको उठा के यहाँ रख दें, तो K की वैल्यू भी रख लो, K की वैल्यू कितनी है, Q 1/4πε0, K की वैल्यू रख दी 1/4πε0, Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2 फ्रॉम 1। अब ये इक्वेशन है फर्स्ट, हमें डेल्टा वी तब तक बदलना है जब तक वो Q में ना आ जाए, तो डेल्टा वी अब हमारा किस में आ चुका है, Q में आ चुका है, तो अब पुट कर दें, देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या आ गया, Q/डेल्टा वी, डेल्टा वी है Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2, Q से Q कैंसल, ये चला गया ऊपर 4πε0 डिवाइडेड बाय, उनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 4πε0, दोनों रेडियस की मल्टीप्लाई, ये R1 R2 पर आ गया, 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। देयरफॉर तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया है फाइनली, क्या C इज इक्वल टू होगा कितना, 4πε0 पहली रेडियस इंटू दूसरी रेडियस डिवाइडेड बाय बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। खास बात यहां भी देखने वाली है कि कैपेसिटी का किससे लेना देना नहीं है, चार्ज और वोल्टेज से CQ/डेल्टा वी जरूर था, लेकिन इन दोनों से कोई लेना देना
नहीं है। तो सी केवल डिपेंड करता है अंदर वाली रेडियस, आउटर रेडियस, यानी ज्योमेट्री पे, और मीडियम एप्सिलॉन नॉट बोले तो मीडियम डिपेंडेंट है। इसके बीच में क्या भरा है? हवा है, पानी है। पानी होगा तो कैपेसिटी अलग आएगी, ऑयल भर देंगे तो कैपेसिटी अलग आएगी। देखेंगे हम मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो कैपेसिटी अलग है, और अगर यहाँ मीडियम भर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कुछ भी मीडियम भर देंगे ना, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ये नंबर बदल जाएगा, ये नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस नंबर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी जो है बदल जाएगी अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या भर दिया जाए, मीडियम। हम मीडियम का इफेक्ट देखेंगे। अभी के लिए हमें याद करना है 3 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जो हमने याद कर ली है। समराइज करता हूं बातों को शॉर्ट में, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, इनकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? देखिए, पहले का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। वैक्यूम भरा हो, चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, एरिया पे डिपेंडेंट है, गैप पे डिपेंडेंट है, गैप पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट है। इनके बीच में जो मीडियम होगा उस मीडियम पे डिपेंडेंट है। 3 चीजों पे डिपेंडेंट है, मीडियम, एरिया, गैप। यहां देखिए, इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या था, याद करिए जरा। ए लेंथ एल थी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय एल एन, बड़ी रेडियस जो कि R2 थी, छोटी रेडियस जो कि R1 थी, एल एन बड़ी रेडियस डिवाइडेड बाय छोटी रेडियस। इसकी कैपेसिटी भी किस पे डिपेंड नहीं थी? किसी की भी कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी मीडियम पे, लेंथ पे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस पे। इसकी कैपेसिटेंस बताइए। R1 इनर रेडियस थी, R2 आउटर रेडियस थी, कैपेसिटेंस थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 पहली रेडियस इनटू में दूसरी रेडियस डिवाइडेड बाय बड़ी रेडियस में से क्या माइनस कर दो, छोटी रेडियस माइनस कर दो। यहां भी कैपेसिटेंस मीडियम और साइज पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। उम्मीद है आज की बात आपको समझ आ गई होगी। तो कैपेसिटेंस को एक बार अच्छे से रिवाइज करें। कल हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटेंस जो है, मेनली हमारे जो सिलेबस में ये कम है, ये भी कम है, इसकी स्टडी सबसे ज़्यादा है। तो कल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिटेल एनालिसिस शुरू करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। हैव अ गुड डे।